नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट को यूज करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इफ एल्स का यूज हम कब करते हैं। इफ एल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं। जब भी हमारे पास दो कंडीशन होंगे तब हम इफ एल्स का ही यूज करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने यूजर से एज ए एज इनपुट लेना है। अगर एज ग्रेटर देन 18 हुआ तब हम प्रिंट कराएंगे एलिजिबल फॉर वोट। अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं होगा, मीन्स एज आपका लेस देन 18 होगा, तब आप प्रिंट कराओगे नॉट एलिजिबल। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने एज एज ए इनपुट लेना है। तो हमने यूजर को बोला एंटर यूर एज। ठीक है। तो अब जो आप कंडीशन लगाते हो वो हमेशा इफ के साथ लगाते हो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इफ के साथ में हमेशा कंडीशन ही आता है। ठीक है। तो एज ग्रेटर देन 18 लगाया आपने यहाँ पे, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है वो करवाया है एलिजिबल फॉर वोट। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रिंट कराएंगे एलिजिबल फॉर वोट। अब देखो, जो आप कंडीशन अप्लाई करते हो वो हमेशा इफ पे अप्लाई करते हो, और एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं पास करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन पास करी है? नहीं करी है, बस मैंने इफ में पास करी है। तो इफ का जो भी अपोजिट कंडीशन होगा, अब इसका जो भी अपोजिट कंडीशन है वो क्या है? लेस देन 18 होगा। इसका अपोजिट तो यही हो सकता है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाता है? एल्स वाले पार्ट में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा जो भी रिमेनिंग कंडीशन बचेगी वो बाय डिफॉल्ट आपकी एल्स में आ जाएगी। या तो आप रिमेनिंग कंडीशन बोल सकते हो, या तो इसका अपोजिट कंडीशन बोल सकते हो। इसका अपोजिट क्या बनेगा? लेस देन 18 बनेगा। वो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाएगी? आपकी एल्स वाले पार्ट में आ जाएगी, नॉट एलिजिबल। तो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। कंडीशन हम इफ में लगाएंगे, और एल्स में आप कोई कंडीशन नहीं लगाओगे। तो जब भी आपका इफ वाला पार्ट ट्रू होगा तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ वाला हमारा जो कंडीशन है फॉल्स होगा, वो बाय डिफॉल्ट आपका एल्स पार्ट में चले जाता है। ठीक है। तो वो यहाँ पे जाके चेक नहीं करता है, वो बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा अगर ये इफ वाला कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो। ठीक है। और ये इफ इस एल्स के एकदम सीध में होना चाहिए, और ये जो इंडेंटेशन है, ना तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ना तो ये ऐसा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। और सपोज करो आपने हल्का सा इधर कर दिया, तो आपको अगर ये प्रॉपर इंडेंटेशन में लेके आना है तो एकदम कॉर्नर में ले जाओ और इसको जस्ट टैब बटन को दबा दो। ठीक है। तो ये आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाओगे, मतलब इंडेंटेशन पार्ट में आ जाओगे। तो अब देखो, मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने यहाँ पे एज ए इनपुट लिया 23, तो हमारे पास आउटपुट आ गया एलिजिबल फॉर वोट। अब देखो, इस सेम चीज को हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एल्स की जगह एक कंडीशन लगा देता हूं, एज लेस देन 18। बात तो सेम पड़ गई। तो फिर हमको एल्स करने की जरूरत, एल्स को यूज करने की जरूरत क्या पड़ी है? तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ 34, तो आउटपुट आ रहा है एलिजिबल फॉर। अगर मैं करता हूँ 12, तो आउटपुट आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर। अब दोनों का आंसर, मतलब दोनों कोड के जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है। तो हम एल्स का यूज क्यों करते हैं जब हमारे पास इफ पड़ा हुआ है? तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक स्टेप ज्यादा लगता है। अब देखो, इस वाले कोड में क्या होगा, आपका एक स्टेप ज्यादा लगेगा। सॉरी, चैट जीपीटी खोल रहा हूं मैं, मेरे को खोलना था यहाँ पे पाइथन ट्यूटर। तो आज के बाद आप जो भी कोड करोगे वो आपने इस वेबसाइट पे एक बार रन करके देखना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है। तो जो भी आप कोड इंप्लीमेंट करोगे, आप सभी कोड को इस पे एग्जीक्यूट करके देखो। अब देखो, ये मेरे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट का कोड है। अब मैं इसको विजुलाइज कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया एज ए 12, सबमिट कर दिया, तो एज में हमारे पास 12 आ गया। तो लाइन नंबर 1 के बाद हम लाइन नंबर 2 पे गए। लाइन नंबर 1 पे हुआ क्या, आपने एज में एज ए 12 असाइन किया है, तो एज में हमारे पास 12 है। तो ये कंडीशन 12 के अकॉर्डिंग आपकी फॉल्स बैठ जाएगी इफ की। अब देखो, 2 के बाद ये कोड आपका जा रहा है लाइन नंबर 4 पे। अब लाइन नंबर 4 पे क्या हुआ, लाइन नंबर 4 पे जाके इसने फिर से कंडीशन चेक करी, कंडीशन यहाँ पे आपकी ट्रू बैठ गई, तब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। बट एल्स वाले पार्ट में ऐसा नहीं होगा। जब आपकी इफ वाली कंडीशन फॉल्स बैठती है
देखो उसने, जब आपने इफ लगाया था तो उसने पहले टू के बाद जाके फोर पे चेक किया था, बट जब अगर आप एल्स लगाते हो तो वो जाके चेक नहीं करेगा फोर पे। अब मैं फिर से सेम 12 ही देता हूँ, देखो मैं 12 एज ए इनपुट दिया है, अब नेक्स्ट कर रहा हूँ, इसने जाके चेक किया, ये कंडीशन हमारी क्या होगी 12 के अकॉर्डिंग, फॉल्स होगी। अब ये टू के बाद फोर पे जाके चेक नहीं करेगा, ये बाय डिफॉल्ट फाइव पे चला जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है एल्स को लगाने का। ठीक है, तो जब आप इफ लगाते हो तब वो जाके चेक करता है, जब आपने एल्स लगा दिया है ना तो बाय डिफॉल्ट आपका एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। तो एल्स में हमको कोई लॉजिक लगाना नहीं पड़ता, हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि एल्स में हम क्या लिखेंगे। तो इसका जो भी अपोजिट कंडीशन होता है, मतलब इसके अलावा जो भी रिमेनिंग कंडीशन बचती है वो बाय डिफॉल्ट आपकी एल्स वाले पार्ट में चली जाती है, एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड में चला जाता है। वो जाके एल्स में चेक नहीं करता, जैसे इफ में चेक कर रहा था। ठीक है, तो इफ में तो ऐसा हो रहा था ना, वन टू फोर, फोर के बाद फाइव पे जा रहा था, बट इसमें क्या हुआ, टू के बाद डायरेक्ट कहाँ चला गया वो, लाइन नंबर फाइव पे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है एल्स का। तो एल्स में हमको कोई लॉजिक लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन थे, तो जब भी दो कंडीशन होगी तब आपने क्या यूज करना है, ए फॉर एल्स का यूज करना है। अब देखो सेम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको इवन और ओड प्रिंट कराना है, तो जब भी दो कंडीशन होंगे तब आप इफ और एल्स का यूज करोगे। ठीक है, तो दो कंडीशन है, मैंने यहाँ 34 दिया, सॉरी 33 दिया था, आउटपुट ऑड आ गया। अगर आप 34 दोगे तो ऑब्वियस इवन आएगा। अब देखो यहाँ पे भी दो कंडीशन है, ग्रेटर देन 35 है तो पास है, नहीं है तो फेल है, तो दो कंडीशन है तो इफ एल्स लगाओगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी दो कंडीशन होता है तो आप इफ एल्स का यूज करते हो। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एलिफ। अब देखो जो एलिफ होता है ना, जब हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस होंगे तब हम यूज करते हैं एलिफ को। तो अब यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास कितने कंडीशन है, राइट ए प्रोग्राम to compare the cost price and selling price and display the result as profit loss and no profit no loss। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है, एक तो आपको प्रॉफिट प्रिंट कराना है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कोस्ट प्राइस होता है। और लॉस कब होता है, जब आपका कोस्ट प्राइस ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से। दो कंडीशन होगी। अब तीसरा देखो क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो तीसरा कंडीशन हो गया ना, तो जिसमें आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस यूजर से लिया है इंटीजर के फॉर्म में। पहला लॉजिक हम क्रिएट करेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट प्रिंट करा देंगे। अगर साथ में आपको वैल्यू चाहिए तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे यहाँ पे हम। और जो दूसरा कंडीशन है जो हम क्रिएट करेंगे वो एलिफ के थ्रू क्रिएट करेंगे। और ये जो कंडीशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं ये है आपका लॉस का। लॉस में कॉस्ट प्राइस आपका हाइयर होता है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लॉस प्रिंट करवा देंगे। अगर साथ में वैल्यू चाहिए तो सीपी माइनस एसपी, क्योंकि वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो इसी वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं ना, सीपी और एसपी के अंदर। अब देखो दो कंडीशन तो हमने इंप्लीमेंट कर दी है, तो हमारे पास तीन कंडीशन थे यहाँ पे, तो दो कंडीशन हमने इंप्लीमेंट कर दी है। अब रहेगी हमारे पास लास्ट और रिमेनिंग कंडीशन। तो एक लास्ट कंडीशन रहेगी है, उसको हम एल्स वाले पार्ट में डाल देंगे। तो एल्स वाले पार्ट में हमको कोई भी लॉजिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसमें हमने कोई भी लॉजिक क्रिएट नहीं किया है। वैसे लॉजिक बनता क्या है, सीपी इक्वल टू एसपी, ये लॉजिक बनता है, वो हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट आपका एल्स वाले पार्ट में वो लॉजिक लग जाता है। तो तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमने कोड क्रिएट किया है। अब हम इसको एक बारी चेक कर लेते हैं कि जो हमने कोड इंप्लीमेंट किया है क्या वो सही है। अब हम लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 40 और सेलिंग प्राइस लेते हैं 50। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, प्रॉफिट 10 का हुआ है। अब हम ट्राई करते हैं कॉस्ट प्राइस 60 और सेलिंग प्राइस 30, तो हमारा जो लॉस होना चाहिए वो 30 का होना चाहिए। अब लास्ट वाला लॉजिक भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। 20 कॉस्ट प्राइस 20 सेलिंग प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो हमने कोड इंप्लीमेंट किया है तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब हम कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं एलिफ के बारे में। तो एलिफ हमको कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। तो देखो एलिफ हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मोर देन टू कंडीशन होते हैं। जब भी मोर देन टू कंडीशन होंगे तब हम एलिफ को यूज करेंगे। अगर दो कंडीशन है तो आप इफ एल्स को यूज करोगे, अगर एक ही कंडीशन है तो आप इफ को यूज कर लो। दो कंडीशन है तो इफ एल्स को यूज करेंगे,
अगर मोर देन टू कंडीशन है तब हम एलिफ को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब भी आप एलिफ को यूज करते हो तो एलिफ आपका हमेशा इफ एल्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि एलिफ आपका एल्स के बाद लगे, एलिफ आपका इफ के ऊपर लग जाए, ऐसा नहीं होगा। एलिफ हमेशा इफ एल्स के बीच में होगा, तभी वो मल्टीपल कंडीशन बनाएगा। ओके, तो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आपका जो एलिफ होगा इफ एल्स के बीच में होगा। सपोज करो आपके पास 5 कंडीशन है, तो 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एलिफ 3 बारी बनेगा और बाकी जो 2 कंडीशन है वो एक इफ में चला जाएगा, एक एल्स में चला जाएगा। तो 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ऐसे क्रिएट करोगे एलिफ को। तो 3 आपका एलिफ में चला गया, एक इफ में और एक एल्स में। तो 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे इफ एल्स क्रिएट करेंगे, इफ एलिफ एल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट हमारा ये है कि एलिफ हमेशा बीच में होगा। अब तीसरा कंसेप्ट देखो क्या होता है। तीसरा कंसेप्ट ये है कि जो आपका इफ एलिफ एल्स ये एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जब आपका इफ एलिफ एल्स ये एकदम स्ट्रेट लाइन में होते हैं तभी ये मल्टीपल कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट हैं। जब आप एलिफ को यूज करो तो इन 3 कंसेप्ट को याद रखो। तो अब देखो हमने यहाँ पे एलिफ को यूज किया है। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 से ज्यादा कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन थी तो हमने एलिफ को यूज किया है। अब इसमें देखो इफ एलिफ और एल्स, ठीक है, तो आपका जो एलिफ है वो बीच में यूज हुआ है, जो हमारा दूसरा कंसेप्ट था। अब तीसरा कंसेप्ट क्या था कि आपका जो इफ एलिफ एल्स होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो एकदम स्ट्रेट लाइन में है तभी ये मल्टीपल कंडीशन बना पा रहे हैं। तो जब भी आप एलिफ को यूज करो तो इन 3 कंसेप्ट को याद रखो। अब हम मल्टीपल कंडीशन का एक एग्जाम्पल और देखेंगे और इस एग्जाम्पल में हमने एक बेसिक कैलकुलेटर क्रिएट किया है और इस प्रोग्राम में हमने यूजर से जो 2 वैल्यू ली है वो फ्लोट के फॉर्म में ली है और जो हमने एक ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका इनपुट होता है बाय डिफॉल्ट जो यूजर से इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। और हम वैल्यू क्या ले रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, आप यहाँ पे ऑपरेटर ले रहे हो वैल्यू एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में। और जो आपने लॉजिक क्रिएट किया है वो इसी के थ्रू क्रिएट किया है। तो देखो आपने यहाँ पे सपोज करो प्लस लिया, अब जो आप प्लस ऑपरेटर ले रहे हो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा तो आपका यहाँ पे लॉजिक भी इंप्लीमेंट हो जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं इस कोड को पाइथन ट्यूटर पे विजुलाइज करके देखते हैं। और आप ट्राई करो कि जब भी कोई कोड लिखते हो चाहे वो सिंपल ही कोड क्यों ना हो, अगर आप एज ए बिगिनर हो आप हर एक कोड को पाइथन ट्यूटर पे एक बार विजुलाइज जरूर करो। क्योंकि देखो जब तक आपको यही नहीं पता कि कोड आपका चलता कैसे है तब तक आप लॉजिक भी नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा कोड स्टेप बाय स्टेप चलता कैसे है। अगर आपको ये पता चल गया तब आप लॉजिक भी इजीली क्रिएट कर पाओगे। तो अब हम इस कोड को विजुलाइज करके देख लेते हैं। तो मैंने num1 नाम के वेरिएबल के अंदर 6 असाइन किया और ऑपरेटर में सपोज करो मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया। अब ये जो प्लस है एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। तो देखो ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर ये जो वैल्यू गई है स्ट्रिंग के फॉर्म में गई प्लस। अब num2 में हमने यहाँ पे 8, तो हमारा कोड अब लाइन नंबर 5 पे आ चुका है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि ऑपरेटर में हमारे पास क्या है प्लस है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू बैठ गई। अब जब भी कंडीशन ट्रू बैठती है तो आपका कोड इंडेंटेशन के अंदर एंटर कर जाता है और इंडेंटेशन के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा कोड लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 पे जाएगा और इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब प्रिंट करवा देगा। अब 5 के बाद आप 6 पे गए, 6 के बाद देखो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि हमने प्लस कराना था और हमने प्लस करा लिया। और 6 के बाद हम चले जाएंगे लाइन नंबर 15 पे, पूरे के पूरे कंडीशन से हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका 5 से लेके 14 तक पूरे का पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू बैठती है आप पूरे के पूरे कंडीशन से बाहर निकल जाते हो। तो लाइन नंबर 6 के बाद हम लाइन नंबर 15 पे चले गए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई ले लिया। ठीक है, अब फिर से हम विजुलाइज करते हैं। अब देखो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 पे आपने मल्टीप्लाई ऑपरेटर असाइन किया है। ठीक है,
मतलब ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे ऑपरेटर असाइन किया एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स बैठ गई। तो 5 के बाद हम 7 पे आ गए, ये भी कंडीशन फॉल्स बैठ गई हमारी। अब लाइन नंबर हम 9 पे आए। अब देखो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू बैठ गई है। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू बैठती है तो आप ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एंटर करते हो। सो इंडेंटेशन के थ्रू ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर करते हो, तो ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी यहाँ पे आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवा रखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लाइन नंबर 10 के बाद आप लाइन नंबर 15 पे आ जाओगे। ठीक है, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, मतलब जैसे ही कंडीशन आपकी ट्रू बैठती है ना इफ एल्स में, तो आप पूरे के पूरे कंडीशन से ही बाहर निकल जाते हो। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि जैसे ही आपका इफ एल्स में कंडीशन ट्रू बैठती है, आप पूरे के पूरे कंडीशन से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, तो एक बार हम प्लस का भी, सॉरी प्लस का तो हो गया, अब एक बार हम डिवीजन का भी यहाँ पे विजुलाइज करके देख लेते हैं। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 7, 9, ठीक है, लाइन नंबर 11 के बाद हम 12 पे आए क्योंकि कंडीशन ट्रू बैठ गई। तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा आपका 12 के बाद हम आगे लाइन नंबर 15 पे। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा कोड हमारा वर्क करता है। ओके, अब हमने नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है। देखो इफ एल्स में जब भी कंडीशन ट्रू बैठेगी, आप पूरे के पूरे कंडीशन से बाहर निकल जाओगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे एलिफ की जगह, अगर मैं यहाँ पे एलिफ की जगह इफ पास कर दूं तब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे सभी एलिफ की जगह अगर मैं इफ पास करता हूं तब क्या होता है? ठीक है, तो देखो जब आप सभी एलिफ की जगह अगर आपने इफ पास कर दिया तब क्या होगा? तब यहाँ पे हर एक कंडीशन आपकी अलग कंसिडर की जाएगी। ये इफ एक अलग कंडीशन है, ये इफ एक अलग कंडीशन है, ये इफ एक अलग कंडीशन है, और ये जो लास्ट वाला इफ एल्स है ये एक अलग से कंडीशन है। ठीक है, और जब आप इफ एलिफ एल्स लगाते हो तो ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये सारे के जब आप इफ लगाओगे तो सारे कंडीशन आपके डिफरेंट है। तो ये एक डिफरेंट कंडीशन है, ये भी एक डिफरेंट, मतलब सभी अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। जब आप इफ लगाओगे सभी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये इफ और ये एल्स लास्ट में है, ये अपना एक अलग से ही एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो चलो इसको एक बार हम विजुलाइज करके देखते हैं, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। अब एडिट दिस कोड किया मैंने, मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दिखाऊंगा और बाकी आप एक बार खुद से इस कोड को ट्राई कर सकते हो पाइथन ट्यूटर पे ले जाके। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको विजुलाइज करना है। जितना ज़्यादा आप इसको विजुलाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अब देखो मैंने यहाँ पे डिवीजन लिया है। चलो डिवीजन लिया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला ही ये उठा रहा है ये इनपुट। तो कंडीशन हमारी यहाँ पे डिवीजन के अकॉर्डिंग फॉल्स बैठ गई। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 पे आए, 9 के बाद हम यहाँ पे आए 11 पे, 11 के बाद 12 पे। अब देखो आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू बैठ गई है, तो एल्स वाले पे तो हम जाएंगे नहीं, तो 12 के बाद आप आ जाओगे 15 पे। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस। अब देखना प्लस में क्या होगा। तो प्लस में देखो क्या हो रहा है, 1 2 3, लाइन नंबर 3 के बाद अब देखो 2 पे क्या हुआ, आपने प्लस ऑपरेटर असाइन किया ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब लाइन नंबर 5 पे आए तो ये कंडीशन हमारी ट्रू बैठ गई क्योंकि ऑपरेटर में हमारे पास क्या है, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, तो ये हमारे पास ये कंडीशन ट्रू बैठ गई है ना। तो 5 के बाद आप 6 पे आए क्योंकि जब भी कंडीशन ट्रू होती है आप इंडेंटेशन के अंदर एंटर कर जाते हो और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो आप एग्जीक्यूट करवा देते हो। तो लाइन नंबर 6 के बाद हम जाएंगे लाइन नंबर 7 पे क्योंकि ये एक अलग कंडीशन थी और ये एक अलग कंडीशन है। तो जब आप इफ लगाते हो ना तो वो सभी कंडीशन को चेक करता है। तो देखो ये इसको भी चेक कर रहा है, बट बल्कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो प्लस करवाने की थी, हमारा काम यहीं पे खत्म हो चुका है। बट ये सभी कंडीशन को चेक कर रहा है वन बाय वन। हमारा काम यहीं पे खत्म हो चुका है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है और इसने एग्जीक्यूट कराने के बाद नेक्स्ट कंडीशन को फिर से चेक किया। तो इसीलिए हम यहाँ पे एलिफ को यूज करते हैं। तो सपोज करो आपके पास यहाँ पे लाख कंडीशन और होते और आपका पहली कंडीशन ट्रू बैठ जाती, तो पहली कंडीशन ट्रू बैठने के बाद भी वो सारी की सारी लाख कंडीशन को चेक करता है। तो इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम आता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो इसने लाइन नंबर 7 पे भी गया, अब लाइन नंबर ये देखो 9 पे भी गया, अब लाइन नंबर ये 11 पे गया। अब देखो ये इफ एल्स की एक अलग से कंडीशन बना रहा है। तो इफ वाली कंडीशन आपकी क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। तो इफ वाली जब फॉल्स होती है तो कहाँ चला जाता है वो एल्स पे। अब लाइन नंबर 11 के बाद वो जाएगा लाइन नंबर 14 पे। तो देखो 14 पे जाके इसने इनवैलिड ऑपरेटर भी एग्जीक्यूट करवा दिया, बल्कि हमको आंसर क्या चाहिए था, 14 चाहिए था, बट इसने साथ में इनवैलिड ऑपरेटर भी प्रिंट करवा दिया।
ठीक है, तो आप एक बार खुद से सभी ऑपरेटर को एज ए इनपुट लो और विजुलाइज करके देखो। ठीक है, तो ये डिफरेंस था आपका इफ और एलिफ के बीच में। अब लास्ट एक कंसेप्ट और समझने वाला है, जब आपके पास रेंज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे कि हमारे पास ये रेंज बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1 से लेकर 30 तक का जो भी रोल नंबर है उसको आपने सेक्शन ए में असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्रिएट किया है, ये जो मैंने कंडीशन क्रिएट किया है एंड के थ्रू क्रिएट किया है, तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 31, तो आपने एक रेंज क्रिएट कर दिया है एंड के थ्रू। तो 1 से लेकर 30 तक आपने एक लॉजिक क्रिएट कर दिया है, तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 31, तो आपका जो भी 1 से लेकर 30 तक की वैल्यू है वो इस कंडीशन में आके ट्रू बैठ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ए प्रिंट करवाना था, तो हमने ए प्रिंट करवा दिया है यहाँ पे। तो इस तरह के लॉजिक को आप ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट हमारे पास और भी 2-3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका ये है, दूसरा हमारे पास तरीका ये है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू लॉजिक क्रिएट किया है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू लॉजिक को क्रिएट करते हो तो लेस देन का साइन यूज करोगे, और जब आप डिसेंडिंग के थ्रू यूज करोगे, ठीक है, जैसे मैंने 120 देखो पहले लिया है, फिर 90 लिया है, फिर 60 लिया है, ठीक है, तो इस तरह मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लॉजिक को क्रिएट किया। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करते हैं तो ग्रेटर देन का हम यहाँ पे साइन यूज करते हैं। तो एक बारी इस कोड को खुद से इंप्लीमेंट करो और पाइथन ट्यूटर पे ले जाके इसको विजुलाइज करो। तो ये जो रेंज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप इसको 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये फाइल और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हो सके तो आप पहले उसको कॉपी पे करो और फिर जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट करो। जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको पाइथन ट्यूटर पे विजुलाइज करके देखो। अगर आप कोडिंग को इस ऑर्डर में करते हो तब आपकी कोडिंग स्किल अलग ही लेवल पे चले जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।